आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप मस्त रहें, खुश रहें। देखिए, अपना सिलेबस के अनुसार जो बात चल रही थी और आपके उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें पद्य वाक्य भक्ति काल की जो 4 कवि थी, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी और मीरा, उससे संबंधित पाठ परिचय में जो चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी। क्योंकि अधिकतर पाठ परिचय में से ही आपके छोटे आंसर आ जाते हैं। आपके पास बुक नहीं, मेरे पास बुक है, तो मैंने उनसे क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं को मैंने रिपीट किया है। और अब आपके, क्योंकि पदभाग में भक्ति काल प्लस आधुनिक काल के कवि हैं, अब आपके कौन हैं? आधुनिक काल के कवि हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और अज्ञे और कौन है? नागार्जुन, 4 कवि हैं। तो उनसे संबंधित शॉर्ट आंसर हैं, उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, मुश्किलों से अगर तुम डरोगे तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए क्या है कि मुश्किलों से घबराना नहीं, हमेशा आपको बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ना है और उन्हीं के सामने दुनिया झुकती है। तो देखिए, लिखा है उसके लिए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो लड़ने का आपके अंदर जज्बात हैं, इरादे हैं, तो फिर सारी दुनिया आपके कदमों में हो जाएगी। तो देखिए, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख लो, भीड़ से निकलकर अकेला चलना सीख लो। सीधी बात है कि तुम भीड़ के पीछे भीड़ बनकर चलोगे, नाम उसमें नहीं होगा। अरे भीड़ से अकेले अलग हट के नेतृत्व करोगे तो सब दुनिया आपके पीछे होगी, आप आगे, लेकिन आपके इरादे अच्छे होंगे तब। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपके जो कवि है, आधुनिक काल के कवि हैं, उनके आपके पदभाग दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया है मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त की आपकी कविता है, उसका नाम क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि ये कविता है इनकी, जो आपके सिलेबस में है। तो जो मातृभूमि है, जो जननी है, जन्मदात्री है, वो किस तरह से सब कुछ, जैसे माँ एक अपने बच्चों को देती है, ठीक वैसे ही सब कुछ हमको देती है। उसके प्रति हमारा मान सम्मान, कर्तव्य, सारी चीज़ें इसमें आई हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जो है, उनका जन्म कहाँ दिया है? ध्यान रखना, चिरगांव। चिरगांव कहाँ है? झांसी। जिला कहाँ है? झांसी। चिरगांव जिला झांसी। कितना दिया है? 1886। 1886 में चिरगांव जिला झांसी, जो किस क्षेत्र में आता है? झांसी बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड के जिला झांसी में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु कितनी दिखाई है? ध्यान रखना, मृत्यु दिखाई है उनकी 1964। 1964 को उनकी मृत्यु दिखाई है। अब देखिए, ध्यान रखना कि गुप्त जी क्या है? गुप्त जी किस युग के कवि? किस युग के कवि? इसका मतलब है, वैसे आधुनिक काल के हैं, आधुनिक युग के हैं। आधुनिक काल में भी कौन सा है? द्वितीय युग। ध्यान रखना, द्वितीय युग। द्वितीय युग कब आता है? आधुनिक काल में आता है। आधुनिक काल जो है उसके अंतर्गत द्वितीय युग है। उसके गुप्त जी क्या है? प्रमुख कवि है द्वितीय युग के, ध्यान रखना। और देखिए, गुप्त जी ने अपनी कविता, अपनी
कविताओं में कैसी भाषा का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखना, इन्होंने अपनी जो है खड़ी बोली अपनी कविताओं का माध्यम बनाया है। खड़ी बोली के माध्यम से अपनी कविताएं लिखी है इन्होंने। गुप्त जी की रचनाएं किसमें प्रकाशित होती थी। तो ध्यान रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती नामक पत्रिका थी, जिनका संपादन 1920 तक संभाला था उन्होंने, समझ लो। तो इसमें गुप्त जी की रचनाएं किसमें प्रकाशित, सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई थी उनकी। तो देखिए, मैथिली गुप्त जी को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रकवि। पहले ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया। उसका कारण है क्योंकि गुप्त जी जिस समय का दौर था, इनकी कविताओं में हमारे देश प्रेम के प्रति, मतलब देश के प्रति प्रेम, उसकी संस्कृति का गुणगान, उसके अतीत का गुणगान, उनकी भव्य गौरव वर्णन का जो किया है, इसी कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और ये भी ध्यान रखना कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा था मैथिली शरण गुप्त को। क्या दिया है? और किस काव्य रचना के लिए, जो काव्य रचना थी इनकी, उसका नाम किस काव्य रचना में भारत के गौरवगान जो है, भारत के गौरवगान, भारत की अतीत संस्कृति, उन सब का वर्णन किसने किया है? ध्यान रखना, इनकी भारत भारती ये जो काव्य रचना है, इसी के दम पर इनको राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना गया है। अब देखिए, इनके काव्य में गुप्त जी के काव्य में क्या है? ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति, अतीत का गौरवगान और क्या है? पूज्य भाव, भारतीय संस्कृति, अतीत का गौरवगान, ये प्रमुख इनकी काव्य रचनाओं में दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको क्या दिया है? राष्ट्र कवि के रूप में। लेकिन आपके मातृभूमि है इनकी जो काव्य रचना है। अब देखिए, इनके द्वारा रचित
इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य मैथिली शरण के द्वारा रचित प्रमुख काव्य क्या दिए हैं? जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, भारत, भारती। इसके बाद तिलोत्तमा, चंद्रहास, आनंद। ये क्या है? इनके नाटक हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास, आनंद, ये नाटक हैं। इसके अलावा प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्रसाहा, ये इनके क्या है? ये अनुदित काव्य है। अनुदित काव्य का मतलब जानते हो? अनुदित काव्य का मतलब है जिनका अनुवाद किया गया है। तो ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है। आपसे अगर पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख कौन से काव्य हैं, तो इनको ध्यान रखना। एक जो दिया है नारी पात्रों का क्या है? चित्र। किस में किया है? नारी पात्रों। पहली बार मैथिली शरण गुप्त ऐसे कवि हैं जिनको इतिहास ने उपेक्षित कर दिया। इतिहास में उनका कोई नाम नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने नारी पात्रों को, उनके चरित्र का वर्णन किया है, जिनमें कौन कौन से हैं आपके? एक तो साकेत है, एक कौन है? यशोधरा है, साकेत है, यशोधरा, और ये कौन है? विष्णुप्रिया। ये साकेत में आपको पता है साकेत कौन है? और उर्मिला का चित्रण किया है। इसमें कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उसका चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। तो नारी के चरित्र चित्रण भी उन्होंने किए हैं। और जिनको अपन कह सकते हैं साकेत और यशोधरा, ये प्रबंध काव्य के साथ साथ कुछ खंड काव्य हैं, तो खंड काव्यों में भी इनका नाम दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें दिया है कि मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है। तो मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त ने
अपनी मातृभूमि कविता में मातृभूमि का मुकुट किसको माना है? सूर्य और चंद्र को माना है, समझ रहे हो। और जितनी भी नदियां हैं उनको क्या माना है? कमर कोमनी माना है। पट जो दिया है हरित पट, इसका मतलब धरती का जो वस्त्र है उसको नीलांबर हरित पट पर सुंदर है। तो नीलांबर जो है उसको नीलांबर को उसका वस्त्र माना गया है। ध्यान रखना, मातृभूमि ने हमें प्राण कैसे दिया? गोद में भरकर, जैसे माँ जन्म देती है ना मातृभूमि ने, ठीक वैसे ही हमको क्या दिया है? प्राण दिया है। मैथिली शरण गुप्त को कवि किस रूप में पुकारते हैं? तो राष्ट्र कवि के रूप में पुकारते हैं। पृथ्वी की भावना को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आपका उत्तर है पृथ्वी उपकार, बदले का भाव। इसका मतलब है पृथ्वी उपकार, किए गए उपकार के बदले उपकार। इसका मतलब है कि माँ बाप का जो कर्ज है वो इतना बड़ा होता है कि संतान जीवन भर भी अगर उनको चुकाए तो वो चुकता नहीं कर पाती है। इसीलिए इस शब्द को दिया है कि मैथिली शरण गुप्त को किस कवि के रूप में? राष्ट्र कवि। और पृथ्वी की भावना को हम कभी पूरा नहीं कर सकते, इसका मतलब है पृथ्वी उपकार जो है वो हम नहीं चुका सकते। धरती हमें कौन कौन से पदार्थ देती है? इसका मतलब है कि धरती जैसे माँ बाप हमको वही देते हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार धरती भी वही चीज़ प्रदान करती है जो हमको अच्छी लगती है, जिसकी हमको ज़रूरत है। अब देखिए अगला जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी में था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, समझ लो। इनका जन्म कहाँ दिखाया है? 1896 और मृत्यु दिखाई है 1961। 1896 क्या दिया है? महिषा दल दिया है। महिषा दल ये कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में इनका जन्म महिषा दल दिखाया है 1896 में और 1961 में इनकी मृत्यु दिखाई है। सूर्य त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि? तो ध्यान रखना आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल में भी ध्यान रखना छायावाद, आधुनिक काल में भी छायावाद जो है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको छायावाद में किस नाम से जाना जाता है? महेश। छायावाद में महेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा कौन है? जयशंकर प्रसाद है। पंत कौन है? विष्णु है। और महेश निराला को माना, क्योंकि यह अवघड़ अवधूत की तरह ही अपना जीवन जिया है इन्होंने, इसलिए महेश की संज्ञा दी गई है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है। अब देखिए इनका जो कार्य है निराला के कार्य में क्या चीज है? निराला के कार्य में क्या चीज दिखाई है? तत्कालीन, क्या दिया है? तत्कालीन मानव की पीड़ा, परवस्था और परतंत्रता, ये दुख को दिखाया है कि मानव की पीड़ा है, परवस्था है, परतंत्रता है। क्योंकि निराला की जो काव्य रचना है उनमें प्रगतिवाद की झलक चालू हो गई थी। जैसे जूही की कली लिखी थी इन्होंने, तो जूही की कली लिखी है तो उसमें पूरी प्रगतिवाद की झलक उसमें देखी जाती है। बहुत सारे काव्य हैं,
तो तत्कालीन मानव की पीड़ा है, परवस्था है, परतत्वता को इन्होंने अपने काव्य में जगह दी है। थोड़ी सी ओजस और वैसे कवि हैं तेज के ओज के दिनकर की तरह, थोड़ा सा स्वभाव उग्र है इनका। इनके जो प्रमुख काव्य हैं, इनके प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं तो ये देख लेना। अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल, गीत का कुक्कुरमुक्ता, अणिमा, अपरा नए पत्ते, आराधना, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संग कांकली, ये इनके प्रमुख कौन है, इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य हैं। और बड़े जो इनके काव्य दिखाए हैं, जिसमें दिया है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, और देखा शेर सिंह का आत्मसमर्पण, ये इनके प्रमुख तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और शेर सिंह का क्या है, आत्मसमर्पण। ये इनके प्रमुख काव्य रचना है, जिनमें दिया है कि अनामिका, परिमल, गीत का कुक्कुरमुक्ता जो दिया है, नए पत्ता ये दिया है, और वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर, आपके काम में कविता है, वह तोड़ती पत्थर, जो क्या है, प्रगतिवाद की झलक। नए पत्ता है, कुक्कुरमुक्ता, ये क्या है, नए प्रगतिवाद की झलक इनकी काव्य रचनाओं में देखी जा सकती है। अब देखिए इनके द्वारा प्रश्न दिया है, वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? तो सीधी बात है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दो कविता हैं इनके आपके काव्य में, आपके जो दिया है, इसमें क्या है, दो कविता है इनकी। पहली कविता तो क्या है आपकी, बादल राग 6, और दूसरी कौन सी है, वह तोड़ती पत्थर। ये इनकी दोनों कविताएं हैं आपके सिलेबस में। तो वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बादल राग कविता का मूल भाव क्या है? बादल राग कविता का मूल भाव क्या है? उत्साह, ध्यान रखना, इसका मूल भाव क्या है? उत्साह, जोश भरना। बादल राग, क्योंकि बादल में जब बड़ी बड़ी गर्जना होती है, क्रांति का स्वर, तो वो उसको मानवता के माध्यम से उनके अंदर जोश भरने का काम किया है इस कविता के माध्यम से, ध्यान रखना। तो उत्साह है मूल भाव इसका। क्या दिया है? बादल राग सुनकर हमें मिलता है, क्या मिलता है? इसका मतलब सस्य अपार। बादल राग का मतलब है कि बादल राग जब होता है तो क्रांति होगी, क्रांति होगी तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो सस्य अपार शब्द दिया है।
शस्य अपार, इसका मतलब है खुशी मिली। वह तोड़ती पत्थर कहाँ बैठी थी? अरे सीधी बात है कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर, तो वो इलाहाबाद के पथ पर बैठी थी। ध्यान रखना, वह तोड़ती पत्थर कहाँ बैठी थी? इलाहाबाद के पथ पर बैठी थी। दिवस का तमतमाता रूप कार्य क्या है? दिवस का तमतम, दिवस का मतलब है दिन, तमतमाता रूप कब निकलता है? जब सूर्य उदय होता है तब। तो इसमें दिया है तेज धूप। दिवस का तमतमाता रूप क्या था? इसका मतलब है सूर्य का तेज रूप है ना, वही दिवस का तमतमाता रूप था। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं अंत करता हूँ इसका, फिर अगले उसमें डालूँगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, वरना कोई बात नहीं। नमस्कार।